हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? देखिए, जैसा कि आपको पता है, हिंदी एडिटोरियल का ये कुछ बहुत ही प्यारी सीरीज चल रही है और आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। डेफिनेटली इससे आप लोगों की वोकेबुलरी काफ़ी अच्छी होगी। और आज के पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आपका है गैवल। और ये जो गैवल है, आप इस गैवल से एक चीज़ समझ सकते हो। मतलब मैं आपको लॉजिक पहले बताऊं या इसका मतलब। कभी कभी कुछ चीज़ें समझ से बाहर होती हैं और आदमी को खुद को नहीं पता होता कि उसको आखिर बोलना क्या है। खैर, मैं आपको बता देता हूँ गाइस, गैवल का मतलब होता है भूमि का लगान। भूमि का लगान, यानी कि जो भूमि का लगान होता है उसको हम गैवल कहते हैं। जैसे ये बठान, इसको बठान बोलते हैं। और वहीं मैलट, राइट। अगर आप हमारे मॉल में लेट पहुंचोगे तो मॉल जिस भूमि पे है उसका लगान देना पड़ेगा। और अगर आप बातों में उलझे रहोगे तो भी आपको लगान देना पड़ेगा। इन दोनों का मतलब भूमि का लगान से भी रिलेटेड है। और अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि आ स्मॉल मैलट यूज्ड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर और अ जज, लाइक वी कैन से दैट गाइस, कि जैसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो कर होता है, लैंड टैक्स जो होता है, उसको हम गैवल कहते हैं। यानी कि आई कैन टेल यू LANDTAX, यानी कि भूमि का लगान। लगान का मतलब टैक्स होता है। इज दैट क्लियर? यानी आई कैन से जो फ्यूडल रेंट होता है, या फिर ये पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है। जैसे एक मतलब जो आसामी होते थे, उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी जो पूरा जो कबीला हुआ करता था, उस कबीले में जो भूमि का विभाजन होता था उसको भी हम गैबल कहते हैं। भूमि का जो डिवीजन होता था। इज दैट क्लियर? या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे लाइक सपोज दैट कि ही गेवल्ड द कन्वेंशन टू ऑर्डर। तो कहने का मतलब एक एक चीज़ को आपको यहाँ समझना है कि गेवल का मतलब केवल और केवल भूमि के लगान से भी नहीं होता। इसमें कई चीज़ें और भी हैं जो आपको समझनी है। एक मतलब जो स्मॉल वुडन होती है मैलट, और कहने का मतलब एक कहते हैं ना, आपने देखा होगा, जज होता है ना, जज, उस जज के पास में एक हथौड़ी सी होती है ना, ऑर्डर 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 ऐसा करने के लिए। ठीक है, उसको भी हम गैवल बोलते हैं। ठीक है, वो जज के द्वारा यूज की जाती है, वो वुडन की, उसको हम मेलट कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये है आपका। तो उधर एंटोनिम्स की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ एंटोनिम्स का इंटरशिप क्या है, इंटरशिप। तो इधर से आपने देखा कि गेवल, गेवल बोले तो भूमि के लगान को कहा जाता है। इज दैट क्लियर? इसके साथ अगर हम आगे चलेंगे, अगला वर्ड है आपका हेल्म। और ये जो हेल्म है इसका मतलब है रूडर, और या फिर हम कह सकते हैं लीडरशिप। और ही, और ही का मतलब है मेल, और मेल बोले तो पुरुष। और पुरुष क्या होता है, प्रधान होता है। उसी का क्या होता है समाज में, वही क्या है, समाज का संचालन करता है। तो पुरुष समाज का क्या करता है, संचालन करता है। हाँ या ना, संचालन हम कह सकते हैं। तो आप देखेंगे इधर एक एक चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ। संचालन, ठीक है। हेल्म का मतलब संचालन, यानी कि रूडर, यानी कि लीडरशिप जिसे हम कहते हैं। वहीं मडल और रिबेलियन इसके एंटोनिम हो जाएंगे। राइट। मड का मतलब मैंने बताया कि वहीं चीज़ों में कचरापन, कचरा या कीचड़, इससे रिलेटेड। तो जो किसी चीज़ का पतवार होता है, कहते हैं ना, मेरी पतवार, मेरा संचालन, हे ऊपर वाले, हे वंशी वाले, तू ही लगा देना मेरी पार, है ना। तो कहने का मतलब हेल्म का मतलब होता है संचालन, या फिर शासन जिसे हम कहते हैं, मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, लीड जिसे हम कहते हैं, गवर्नमेंट हम कह सकते हैं। तो हेल्प में लीड हो सकता है, राइट, मैनेजमेंट हो सकता है, लीड आप कह सकते हैं। हेल्म का मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। और हेल्म का मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकता है। यू कैन से दैट गवर्नमेंट। देखा जाए तो इसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, ये मैनेजमेंट है, ये लीड है। तो ओवरऑल कहने का मतलब संचालन या शासन, या फिर आपका प्रबंध जो होता है, हेल्म कहलाता है। तो हम कह सकते हैं लीडरशिप से हम समझ सकते हैं कि संचालन, प्रभुत्व, संचालन हम कह सकते हैं, किसी चीज़ का प्रबंध हम कह सकते हैं, जो कि मैंने वहाँ लिख दिया था। प्रबंध आप कह सकते हैं, संचालन आप कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? प्रबंध हो गया, संचालन हो गया। तो दिस इज योर हैम। इज दैट क्लियर? यानी कि कंडक्ट, एक तरह से आपका ऑर्डर भी हो सकता है। तो वहीं अगर हम बात करें कि जैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें
हेल्म एक तरह के व्हील को भी कहा जाता है, यानी कि व्हील को भी हम कब जो स्टीयरिंग गियर होता है उसको भी हम हेल्म कहते हैं, लाइक रूडर जो होता है, राइट। कहने का मतलब अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि एक छोटा सा sentence, जैसे ही स्टेड एट द हेम अलर्ट फॉर टैंकर्स। तो ध्यान देना ये है कि हेल्म का मतलब किससे रिलेटेड है, तो पतवार कह सकते हो, संचालन कह सकते हो, शासन कह सकते हो, गवर्नमेंट्स कह सकते हो, ठीक है। और आप गवर्नेंस कह सकते हो, सॉरी गवर्नमेंट्स नहीं, गवर्नेंस कह सकते हो, गवर्नमेंट कह सकते हो आप, ठीक है, मैनेजमेंट कह सकते हो, तो वही आपका हेल्म है। आगे फ्रॉड, मैंने देखा एक फ्रॉग, फ्रॉग का मतलब आप जानते हैं मेंढक, घाट पे एक मेंढक जो था वो घाट पे भाग्य भरोसे राइट बैठा हुआ था, कि घाट पे देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, घाट आपको दिख रहा होगा, मैं कलर चेंज करके अंडरलाइन करके बता देता हूँ, GHT से घाट, और फ्रॉग बन रहा है इसमें, और फ्रॉग से आपने मेंढक मान लिया है, तो ये हो गया आपका फ्रॉग। तो मैंने देखा एक फ्रॉग जो था वो घाट पर बड़ा एजिटेटेड हो रहा था, डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहा था, कि घाट जो होता है ना वो पानी का कुआं होता है, और उस कुएं पे आपको पता है कि गांव की बहुत सारी लेडीज पानी भरने आती हैं, तो कभी कोई आ रही है कभी कोई जा रही है, तो वो घाट पे वो जो मेंढक था वो उनको देखे जा रहा था, मतलब उसका मन खराब हो रहा था, वो देख रहा था कितने सुंदर लोग आ रहे हैं, कितने सुंदर लोग जा रहे हैं, तो मूड खराब हो रहा था, तो उसको देख करके वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, उसका ध्यान भंग हो रहा था, वो देखना किसी और को चाह रहा था, देखो कुछ और रहा था, तो उसको कहते कि वो अपने आप को काम नहीं कर पा रहा था, वो कंफर्टेबल ही नहीं था। क्यों, क्योंकि घाट तो तुम जानते हो, घाट की तो बहुत सारी कहानियां आपने ब्रज में सुनी होंगी, हाँ है ना, घाट पे ही होते थे सारे मामले, पता है आपको। तो कहने का मतलब फ्रॉड का मतलब हो गया एजिटेटेड, डिस्ट्रैक्टेड, और वहीं एंटेनिम्स की तरफ जाएंगे, हम काम कह सकते हैं, कंफर्टेबल कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे जो घाट होता है वहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है, भरपूर होता है, बोलो यस और नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि घाट पर पानी की मात्रा प्लेंटीफुल होती है, प्लेंटीफुल होती है। घाट पे पानी की मात्रा बाउंटीफुल होती है, कैसी होती है, बाउंटीफुल होती है, प्लेंटीफुल होती है, बाउंटीफुल होती है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, ठीक है। तो फ्रॉड का सेंस कहाँ कहाँ जा रहा है आप समझना, फ्रॉड डजन मतलब फ्रॉड का केवल डिस्ट्रैक्टर ही नहीं है, फ्रॉड का मतलब प्लेंटीफुल से रिलेटेड भी है। यहाँ मैंने इसको काटा है, आदत पूरी नहीं है काटने की, थोड़ा मैंने काटा है, तो बट आपको समझना है जो भरा हुआ हो, जो लोडेड हो, जो फिल्ड हो, ठीक है, जो रिप्लीट हो, यानी कि एक तरह से उसको हम क्या कहते हैं, बाउंटीफुल, भरपूर जिसे हम कहते हैं, जो लेडन होता है वो आपका क्या कहलाता है, फ्रॉड कहलाता है। इज दैट क्लियर। अब इसमें बहुत सारी चीजें, डिस्ट्रेस्ड हो गया, देखो डिस्ट्रैक्टेड का ही एक सिनोनिम होता है डिस्ट्रेस, यानी कि जब आदमी डिस्ट्रैक्ट होगा तो डिस्ट्रेस भी बढ़ेगा, जब डिस्ट्रेस बढ़ेगा तो एंग्जियस भी होगा, जब एंग्जियस होगा तो आपको पता है वो चीज़ों के प्रति वरिड भी होगा। तो यू कैन से दैट व्हेन अ पर्सन इज गोइंग टू बी वरिड, या फिर वो ओवर थॉट हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, अपसेट हो रहा है, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा उसका मूड खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, पैनिकी हो रहा है, दैट सिचुएशन इज फ्रॉड। फ्रॉड में सिचुएशन एक नहीं है, फ्रॉड में कई सिचुएशन है। इज दैट क्लियर, मतलब व्हेन अ पर्सन इज इन अ स्टेट इज कॉल्ड फ्रॉड। तो क्या क्या हो सकता है इसमें, डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रेस भी हो सकता है, तो DI डिस्ट्रेस, और इसमें ईडी आप लगा देंगे क्योंकि वो एडजेक्टिव है ना, और किसी वर्ब का एडजेक्टिव बनाने के लिए ईडी आपको लगाना पड़ेगा, तो डिस्ट्रेस्ड आप कह सकते हैं, एंग्जियस आप कह सकते हैं, एंग्जियस आप कह सकते हैं, राइट। आप डिस्ट्रेस कह सकते हैं, इन अ स्टेट कह सकते हैं, एन आ स्टेट कह सकते हैं। तो ये जो एन आ स्टेट है, इस एन आ स्टेट का मतलब भी यही होता है कि सामने वाला किसी ना किसी सिचुएशन में है, परेशानी में, जैसे पागल हो रखा है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी सिचुएशन फ्रेंटिक से रिलेटेड हो रही है। तो फ्रेंटिक, फ्रेंटिक का मतलब पागल से रिलेटेड है, मतलब जब आदमी पागल होता है, डेस्पेरेट होता है, तो डेस्पेरेट सिचुएशन जो होती है वो आपकी फ्रॉड कहलाती है, डेस्पेरेट। मैंने कहा ना कि देश में पर कॉल रेट जब बढ़ गई तो लोग डेस्परेट हो गए, उदास हो गए, परेशान हो गए,
एजिटेटेड हो गए, डिस्ट्रैक्टेड हो गए। तो डेस्परेट का मतलब भी जो होता है वो अपसेट से रिलेटेड होता है, उदास से रिलेटेड होता है। व्हेन अ पर्सन इज अपसेट, इसका मतलब वो डेस्परेट है, वो अपसेट है। तो अपसेट ही आपका क्या है, फ्रॉट है। तो फ्रॉट में कई चीज़ें मैंने आपको बता दी। आपने देखा एंग्जियस हो सकता है, और एंग्जियस किसका पार्ट है, एंग्जियस वरिड का पार्ट है। सो वी कैन से दैट एंग्जियस मीन्स वरिड, एंग्जियस मीन्स वरिड हो जाएगा, स्ट्रेस्ड हो जाएगा, इज दैट क्लियर, डेस्परेट हो जाएगा, डिस्ट्रेस्ड हो जाएगा, डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा। तो देयर आर मेनी वर्ड्स, ठीक है। सामने वाला घबराया हुआ, तो ये सारा क्या है, आपका फ्रॉड है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डेलीगेशन, तो डेलीगेशन का मतलब होता है डेलीगेसी या डेलीगेट्स, डेलीगेसी या डेलीगेट्स। डेलीगेशन, डेली डेली मैं घटिया लोगों से बात करना पसंद नहीं करता। अगर हम इसके लॉजिक की तरफ जाएंगे तो मैं कहूँगा कि डेली डेली मैं ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करता, राइट। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता जो अपना जो समर्पण कर देते हैं, राइट, जो क्या कर देते हैं, समर्पण करते थे। डेली डेली घटिया लोगों के सामने समर्पण करना, राइट, समर्पण करना यानी अपने आप को रिलीज कर देना, राइट। या फिर हम कह सकते हैं एक तरह से एक आपने सुना होगा, एक चीज़ सुनी होगी आपने कि हम जैसे कोई कमीशन होता है, तो वो जो कमीशन होता है वो कमीशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव जो होता है। तो मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि मंडल होता है उसके सामने मैं कभी भी समर्पण नहीं करता। तो समर्पण हम कह सकते हैं, इसका एक तो मतलब हो गया समर्पण, क्या हो गया, समर्पण हो गया, राइट। समर्पण आप इसका एक मतलब ले सकते हो। उधर ही प्रतिनिधि मंडल भी आप इसको कह सकते हो। तो मैं प्रतिनिधि मंडल जो होता है उसके सामने कभी भी जो है, तो आप यहां लिख सकते हैं प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मंडल, प्रतिनिधि मंडल है ना, कौन सा मंडल, प्रतिनिधि मंडल यानी कि रिप्रेजेंटेटिव। तो कभी भी ऐसा प्रतिनिधि मंडल जो घटिया लोगों से मिलके बनाओ, उनके सामने मैं कभी समर्पण नहीं करता। तो डेलीगेशन का मतलब हो सकता है डेलीगेसी, हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव्स, हो सकता है। वहीं एंटेनिम्स पे जाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। तो जहाँ चीज़ों में अलगाव है, जहाँ चीज़ें बिखरी हुई हैं, वो तो एंटेनिम्स हैं। और जहाँ चीज़ें पास में हैं, जहाँ चीज़ें इकट्ठी हो रखी हैं, जहाँ चीज़ें एक तरह से जुड़ी हुई हैं, जहाँ चीज़ें सौंपी हुई हैं, वहाँ प्रतिनिधि मंडल बन जाता है और वहीं डेलीगेशन हो जाता है। तो डेलीगेशन मीन्स डेप्यूटेशन, डेलीगेशन मीन्स डेप्यूटेशंस, इज दैट क्लियर। यानी कि रेंडरिंग, रेंडरिंग का मतलब होता है जैसे मान लो आपने कभी वीडियो एडिटिंग की होगी। तो वीडियो एडिटिंग जब हम करते हैं तो कई सारी वीडियोस, कई सारे टुकड़े और कई सारी चीज़ों को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो उसका हम कंबाइंड एक पार्ट बना देते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं रेंडरिंग करना, है ना। तो रेंडरिंग मीन्स भी क्या होता है कि कई सारी चीज़ों का, राइट, मतलब कई सारी चीज़ों को असाइन करना। तो कई सारी चीज़ों का असाइनेशन जो होता है उसको हम डेलीगेशन कहते हैं, मतलब डेलीगेशन कहते हैं, इज दैट क्लियर। सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट वर्ड एंड दिस कैन बी कनेक्टेड टू कमीशन। तो कमीशन कैन बी कॉल्ड डेलीगेशन एंड डेलीगेशन मीन्स लाइक वी कैन से दैट रिप्रेजेंटेटिव्स, अंडरस्टैंड। So this is a really very important word that can be learnt by you to hear, and this is really very important word and it can be asked, right, many times it has been asked, is that clear. So now let's move on next word, tampering, like tampering, temper word से ये बना है। so I can tell you tampering, हमें बस इसमें आई एन जी के लिए इस तरह से रिंग करना है इसको, तो ये परफेक्ट बन जाएगा। फिलहाल अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमने पैसे दिए हैं तो आप पूरा ही लिखिए, तो मैं इसको पूरा भी लिख दूंगा आप लोगों के लिए। तो ये हो गया आपका टेम्परिंग, है ना। व्हाट इज टेम्परिंग, वेरिएशन या ट्रांजिशन को हम टेम्परिंग कहते हैं। वहीं किस वेरिएशन ट्रांजिशन का मतलब होता है कि चीज़ों में मतलब मनमुटाव होना, कॉन्ट्राडिक्शन होना, या फिर चीज़ों में मतभेद होना, या फिर जहाँ मामला सेट नहीं है, जहाँ दो पार्टीज़ की आपस में बनती नहीं है, या जहाँ दो पार्टीज़ में आपस में एग्रीमेंट नहीं है, जहाँ दो पार्टीज़ में सिमिलरिटी नहीं है। तो जहाँ सिमिलरिटी नहीं है वहाँ टेम्परिंग होता है। टेम्पर कि वाह आर यू, मतलब आप इतने टेम्पर क्यों हो रहे हो। सो टेम्पर कैन बी रिलेटेड टू वेरिएशन transition, understand. So now can say, I can tell you, right, our disposition to exhibit uncontrolled anger,
यानी कि जब सामने वाला किसी बात पे लेकर के जब गुस्सा होता है, मतलब उसका पारा बढ़ रहा होता है, कहते हैं कि तेरा पारा इतना कैसे बढ़ रहा है, तो इतना परेशान कैसे हो रहा है, तो इतना टेम्परिंग क्यों हो रखा है। मतलब कहने का मतलब सामने वाले को जब गुस्सा आता है, जब वो परेशान होता है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि यार थोड़ा शांत हो जा, ठंडा पड़ जा, इतना टेम्पर मत हो। तो हम कहते हैं कि थोड़ा ठंडा हो। यानी जब सामने वाला गुस्से में होता है तो हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, हम उसको कहते हैं भैया कूल हो जा, चिल हो जा। तो टेम्परिंग का मतलब हो गया, बोले तो क्या, कि थोड़ा सा काम हो जा। अलेविएट हम कह सकते हैं, अले अले, अलेविएट होना, आया ना। या फिर कूल डाउन हम कह सकते हैं, कूल डाउन हम कह सकते हैं, या फिर हम चिल कह सकते हैं, राइट। या फिर आप प्लीज सब लोग शांत हो जाओ, अपीज हम कह सकते हैं, राइट। वहीं आप कह सकते हैं कि सूदखोर क्या हो गया, शांत हो गया। ये सारे वर्ड्स इससे रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, इसमें चीज़ों को डिक्रीज किया जाता है, इसमें कूल किया जाता है, इसमें चीज़ों को राइट क्या किया जाता है, मतलब डाउन किया जाता है। इज दैट क्लियर। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं चीज़ों को मतलब कम करना, रिड्यूस करना। तो रिड्यूस से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स हैं, राइट। आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ को रिड्यूस करना, है ना, आपका कहलाता है क्या, मतलब चिल करना, कूल करना, टेम्परिंग कहलाता है। Is that clear? So I can tell you improve the hardness and elasticity of by reheating and then cooling it। मतलब एक बार बहुत मतलब उखड़ जाना, बहुत तेज हो जाना, गर्म हो जाना, और वहीं फिर उसको ठंडा करने वाली प्रोसेस टेम्परिंग कहलाती है, जिसे कहते हैं शांत करना। कहते हैं ना कि आंसुओं को इस एज में मैंने कम कर दिया, शांत कर दिया है, तो अश्वीज इसका एक वर्ड हो जाएगा। आंसुओं को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। दिस इज योर वर्ड एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दिस टू। तो अलिविएट, मिटिगेट हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, कि हमारे गेट पे बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही है, उस मिट्टी को मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। तो मिटिगेट भी इसका सिनोनिम हो सकता है। मिटिगेट, हमारे गेट पे बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही है, उसको मैं कम कर रहा हूँ, कम करना, ठीक है। मिटिगेट हो सकता है, सूद हो सकता है, अलिविएट हो सकता है, स्वीज हो सकता है, कूल डाउन, अलिविएट, काम, चिल, अपीज, दीज आर द वर्ड्स, राइट। ये सारे मॉडरेट वर्ड्स, वीकन, लाइटन, सॉफ्टन, सब हम कह सकते हैं। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड टेम्परिंग है, ओके। टेम्परिंग बड़ा आसान हो सकता है, लेकिन वहीं अगर इसके सिनोनिम की बात की जाती है तो बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज हो जाता है और उसको समझ नहीं आता कि किस तरह से इसका जवाब देना चाहिए। बट आपके सामने है सब कुछ। नेक्स्ट वर्ड की तरफ अगर हम चलते हैं, ये है इक्विवोकेट। अगर मैं बात करता हूं कि देखिए यहां से अगर आप देखेंगे, ये है जब आदमी किसी जब आदमी किसी दूसरे आदमी के इक्वल नहीं होता, ठीक है, जब किसी दूसरे के इक्वल नहीं होता और वो थोड़ा अलग होता है, तो वो हमेशा इधर उधर की बातें करता है, गोलमाल बातें करना है। तो इसका मतलब इक्विलिटी, इक्विटी से रिलेटेड कैटरीना हमेशा गोलमाल बातें करने की कोशिश करती है। मतलब सच कहने से कतराना हम कह सकते हैं। मतलब सच कहने का मतलब है कि जो रियलिटी है उसको छिपाना, और मतलब आप कुछ और ही बोले जा रहे हैं, तो वही आपका इक्विवोकेट कहलाता है। तो मतलब इक्वल, जो इक्वल होना चाहिए, जो चीज़ बराबर होना चाहिए ना, बात बराबर, यानी कहते हैं ना कि बराबर है ना, मतलब सही है ना, बराबर है ना, सही है ना। तो जो सही है उस सही बात को वो कहती नहीं है, कौन, कैटरीना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इक्विवोकेट, यानी कैटरीना गोलमाल करती है। वहीं इसका एक वर्ड है प्रियवरिकेट। और अगर मैं इस वर्ड की बात करूं, इस वर्ड में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, सलमान ने कहा प्रियवर, कैटरीना से कहा, किसे कहा, कैटरीना से कहा, प्रियवर सच कहने से क्यों कतराती हो, जो दिल में है क्यों नहीं बताती हो। हम्म? इतने प्यार से बोला कि सामने वाला पानी पानी हो गया, मतलब पागल हो गया। प्रियवर सच कहने से क्यों कतराती हो और दिल में जो है क्यों नहीं बताती हो। तो प्रियवेट का मतलब है सच कहने से कतराना, सच कहने से कतराना, सच कहने से कतराना, ये आपका प्रियवेट है, राइट। बैफल, यानी कि फालतू की इधर उधर की बातें करना, बैफल, ठीक है। वहीं एनकाउंटर और कन्फ्रंट जो है, एनकाउंटर कन्फ्रंट, मतलब कन्फ्रंट का मतलब है मान लेना, स्वीकार कर लेना, बता देना।
वो आपका इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो इक्विवोकेट का मतलब हो गया एक तरह से गोलमाल करना, यानी कि कंफ्यूजन में रखना सामने वाले को, मतलब सही सही नहीं बताना। प्रियोरिगेट कहलाता है, मतलब किसी भी चीज़ के कई सारे वर्ड्स में जवाब देना, कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना। वी कैन से दैट लाइक इट कैन बी रिलेटेड टू डबल मीनिंग, राइट। तो जो डबल मीनिंग्स होते हैं, मतलब जिन बात डबल मीनिंग वो नहीं जो तुम सोचते हो। डबल मीनिंग का मतलब ये नहीं कि सर डबल मीनिंग में बात करें, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। डबल मीनिंग मतलब आपकी किसी बात के दो दो मतलब निकल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बात सही है। तो जो मामला आपका वैशिलेट हो रहा है वो आपका इक्विवोकेट कहलाता है। आपने एक सुना होगा बीट अराउंड द बस, एक फ्रेज होता है, ईडियम फ्रेज होता है, बीट अराउंड द बस। तो वो उसका मतलब है घुमा फिरा के बात करना। तो ये ईडियम कई बार पूछा जाता है। तो बीट, और आ चुका है एग्जाम में, बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश, राइट। वैशिलेट, वैशिलेट एक वर्ड होता है, वैशिलेट जो वर्ड होता है उसका मतलब भी वही होता है। वैशिलेट में तो वैसिलेट हो रहा हूँ, तुम इतने क्यों मतलब लड़खड़ा रहे हो। तो जब आदमी वैसिलेट हो जाता है तो बोलने में हकलाता है, हकलाना। अब जब आदमी बोलने में हकला रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि वो सच नहीं कह पा रहा है। तो जब हम कहीं से घर पहुंचते समय या स्कूल पहुंचते समय हम लेट हो जाते हैं, एक तो कारणवश कि कोई वजह हुई, तो आप मुंह पे बोलोगे इसलिए लेट हुआ मास्टर, गाड़ी पंचर हो गई। और वहीं अगर आपको लगता है ना कि आप वैसे ही लेट हो गए, ऐसे ही टल्ली मार रहे थे, तो आपको समझ नहीं आएगा आपको जवाब क्या देना है। तो जब आप वैसे ही लेट होंगे तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जब वैसे ही लेट होते हैं तो हम सच कहने से कतराते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो गया वैशिलेट। इज दैट क्लियर? यानी कि एक तरह से हेजिटेशन से रिलेटेड हो सकता है। तो आदमी जब मतलब इधर उधर की बातें करता है तो हेजिटेशन बहुत होता है उसको। तो हेजिटेशन इज द वर्ड दैट कैन बी कनेक्टेड टू दिस वर्ड। इज दैट क्लियर? यानी हेजिटेट, हेजिटेट वर्ब है, तो वर्ब के लिए मुझे वर्ब लेना पड़ेगा, नाउन के लिए मुझे नाउन लेना पड़ेगा। सो when you are going to use a word that is related to verb, then you have to use verb, right, when you are going to be asked about synonym and antonym. Is that clear? So synonym and antonyms can be same, can be the same, मतलब can be मतलब उनकी मतलब जो कैटेगरी होती है वो सेम हो सकती है, मतलब सेम हो नहीं सकती, होनी चाहिए। राइट, कैटेगरी कैन बी सेम, मतलब कैन बी यानी कि होनी चाहिए, मस्ट बी सेम। जो रिमूव कैन से मस्ट, यानी कि उनकी कैटेगरी सेम होनी ही चाहिए, राइट, तभी उसको माना जाएगा। नेक्स्ट इसके साथ साथ कम्युनिक, कम्युनिके इसका मतलब बुलेटिन, नोटिफिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन वर्ड से बना है। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आपने अपनी बात दूसरे तक पहुंचाई है। तो वहीं बुलेटिन, नोटिफिकेशन और लिसनिंग और जो क्वेश्चन है, राइट, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका मतलब ये यूज होता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से जो ऑफिशियल जो आपकी इंफॉर्मेशन होता है, नोटिफिकेशन होता है, उसको कम्युनिके कहते हैं। इज दैट क्लियर? मतलब ये आपका ऑफिशियल है। क्या है? ऑफिशियल है। जैसे आपने न्यूज़ सुनी होंगी तो बुलेटिन, राइट, बुलेटिन आती है। तो वही चीज़ जो है, जो ऑफिशियल है, जो ऑफिस से रिलेटेड है, उसको हम कम्युनिके कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये है आपका वर्ड, मतलब आपकी जो विज्ञप्ति है उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिके कहते हैं। विज्ञप्ति सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, विज्ञप्ति। क्या? विज्ञप्ति। मैसेज हो सकता है, नोटिस हो सकता है, राइट, डिस्पैच हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, रिपोर्ट वगैरह। एंड दिस इज रिलेटेड, जो आपकी सरकारी सूचना है, an official announcement or statement, especially one made to the media, is called communique. Understand? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है condemned, condemned। कंडेम्ड का मतलब क्या होता है? सेंटेंस्ड या कन्विक्टेड, मतलब दोष से रिलेटेड है। आपने कोर्ट में सुना होगा, जो कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन करेगा उसको दंडित किया जाएगा, यानी कि दंडित। दंडित का मतलब क्या है? यानी कि पनिशमेंट दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। तो हम कह सकते हैं दंडित, यानी कि सजा। दंडित बोले तो सजा। सेंटेंस का मतलब सजा होता है। कन्विक्टेड, दोषी ठहराना। वहीं किसी को अप्रूव करना और कॉम्प्लीमेंट देना, तारीफ करना, प्रशंसा करना, राइट। सो व्हाट इज कंडेम्ड? कंडेम्ड मीन्स इट इज रिलेटेड टू सेंटेंस्ड टू अ पर्टिकुलर पनिशमेंट, स्पेशली डेथ, राइट। तो वो आपका कहलाता है कंडेम्ड।
ठीक है। अगर आगे हम इसकी बातें करते हैं तो आप सुनिएगा। देखिए, जैसे अगर हम बात करें क्या अबाउट दिस वर्ड कंडेम्ड, ये आपका वर्ब है, लेकिन यहाँ ईडी लगा हुआ है, तो बजाय वर्ब कहने के आप इसको पहले आप एडजेक्टिव कहें, क्योंकि थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम पहले करती है। इज दैट क्लियर? इट मीन्स ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि जहाँ हम किसी की निंदा करते हैं या बुराई करते हैं, डांटते फटकारते हैं, या फिर हम किसी को यूजलेस कहते हैं या चीपेस्ट कहते हैं, वहीं आपका कंडेम्ड वर्ड आ जाएगा। तो कंडेम्ड में केवल दोषी ठहराना नहीं है, यूजलेस भी हो सकता है, चीपेस्ट भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं निकम्मा भी हो सकता है। क्या भी हो सकता है? निकम्मा भी हो सकता है। यानी कि जो कास्ट अवे है, ठीक है, जो चीपिस है, जो डेड बीट है, ये सब क्या है? जो अक्यूज्ड है ना, अक्यूज्ड बोले तो दोषी को कहते हैं ना, ये तो पता होगा। तो अक्यूज्ड को ही कंडेम्ड कहते हैं। तो ACCUSED, अक्यूज्ड, ये आपका वर्ड है। इसके साथ अगला वर्ड है डिमीनर। डिमीनर का मतलब क्या होता है? डिमीनर का मतलब होता है बोले तो कंडक्ट या फिर आपके मैनर्स। डिमीनर, तो हम कैसे कह सकते हैं डिमीनर? आप इस वर्ड को देखिए, यहाँ डी से आप मानेंगे दी। मेरी जो दी है वो मीनार पे चढ़ जाती है। दी जब मीनार पे चढ़ जाती है तो मीनार पे चढ़ते समय वो रूल्स को कंडक्ट नहीं करती, मैनर्स उसके पता नहीं कहाँ चल जाते हैं। यानी कि यहाँ कॉर्टियस, अब सुनिएगा, इसका मतलब होता है कि दी का मीनार पे चढ़ना सही व्यवहार नहीं है, उसका ये कंडक्ट, उसका ये जो मैनर है वो सही नहीं है, तो व्यवहार दी का ठीक नहीं है। तो इस वर्ड का मतलब है मैनर, इस वर्ड का मतलब है कंडक्ट। इज दैट क्लियर? या फिर हम कह सकते हैं आचरण, या फिर हम कह सकते हैं आपका बिहेवियर, आप कैसे डील करते हैं, आप कैसे ट्रीट करते हैं लोगों को, कैसे डील करते हैं। तो वो जो आपका बिहेवियर है, जो आपका चाल चलन है, जो आपका व्यवहार है, जो आपका बियरिंग है, वो आपका आचरण डिमीनर कहलाता है। ठीक है, यानी कि आपका एटीट्यूड हो गया, आपका मैनर हो गया, या फिर आपका लुक हो गया, सारा बिहेवियर से रिलेटेड जो है इसमें चला जाता है। तो यानी कि व्यवहार, बिहेवियर, तो मेरी दी मीनार पे चढ़ते समय बैड बिहेव करती है, या फिर उसका बिहेवियर कुछ और होता है, राइट। कंडक्ट या उसका मैनर अलग होता है। तो इस तरह से हर एक चीज़ को आपको समझते जाना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? आगे अगला वर्ड है आपके सामने, देखिए थॉ। क्या है थॉ? थॉ का मतलब क्या होता है? थॉ का मतलब होता है डिफ्रॉस्ट करना, डिजॉल्व करना। डिजॉल्व का मतलब है घुला देना, या फिर कहने का मतलब ये हो गया कि पिघला देना। तो घुला देना, पिघला देना सेम चीज है, पिघलाना, घुला देना, पिघलाना, है ना। तो क्या कहलाता है? थॉ कहलाता है। क्या कहलाता है? थॉ। अब मैं इसमें समझूंगा a relaxation or slackening of tensions or reserve, या फिर becoming less hostile can be related to this word that is thaw. Thaw means पिघलाना, ये आपकी verb है, right? जैसे हम कह सकते हैं it was frozen but it would soon thaw in this heat. ये फ्रोजन है, जमा हुआ है, लेकिन ये जो गर्मी है, इस गर्मी में ये थॉ हो जाएगा। थॉ हो जाएगा मतलब ये पिघल जाएगा। इफ समथिंग थॉज, अगर कोई चीज़, इफ यू आर सेइंग समथिंग दैट इट इज था, मतलब उसको आप थॉज कह रहे हैं, तो इसका मतलब इट वार्म्स एंड मेल्ट्स, ये गर्म हो जाती है और ये मेल्ट्स हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल कहने का मतलब जैसे आइस, तो आप कह सकते हैं द आइस ऑन द रोड्स थॉट एज द टेम्परेचर्स फोर्स। तो आप कह सकते हैं जो टेम्परेचर जो एक तरह से बढ़ता है, रोज होता है, राइट, राइज होता है, तो क्या आइस क्या होती है? बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर? तो हम इसको ईडी लगा के कह देंगे, इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी, सेकंड फॉर्म बन जाएगी, बोले तो इस तरह से पिघलना स्टार्ट हो गया। इज दैट क्लियर? शो किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हैं? डिकम्पोज कर रहे हैं, या कोई चीज गल रही है या मेल्ट हो रही है, वहीं थॉ हम कहते हैं। तो थॉ का मतलब है गलना या मेल्ट होना, गलना या फिर मेल्ट होना। मेल्टिंग प्रोसेस इज कॉल्ड थॉ। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का आपको लगता है तो यू कैन आस्क मी। Means I can tell you a thaw is a time when the temperature warms after a long cold time. मतलब एक लंबे ठंडे
समय के बाद जब वो टेम्परेचर गर्म वार्म होता है और फिर जो वो चीज़ होती है, प्रोसेस होती है, वो पिघलने वाली प्रोसेस तो कहलाती है। इज दैट क्लियर? यानी बर्फ का गलना। रिसेंटमेंट, जिसको हम रिजेंटमेंट कहते हैं, रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट का मतलब होता है बिटरनेस या फिर इरिटेशन। यार देखिए, वापस तो मुझे वहाँ सेंट बोले तो भेजेगा मेंटल आदमी के पास, तो मेरे अंदर इरिटेशन आ जाएगा। मतलब कंटेंटमेंट, संतुष्टि नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी, या मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं आएगी, मतलब मैं खुश नहीं हूँगा, मेरे अंदर कड़वापन आ जाएगा, इरिटेशन आ जाएगा, मुझे वो चीज़ पसंद ही नहीं आएगी। मतलब इरिटेशन आपका क्या है कि मैं इरिटेट हो जाऊँगा, चिड़चिड़ा हो जाऊँगा। तो चिड़चिड़े से रिलेटेड है, ये आपकी नाउन है, तो ये आपका इरिटेशन बोले तो चिड़चिड़ा आप कह सकते हैं। आप क्रोध आप इसको कह सकते हैं, चिड़चिड़ा आप कह सकते हैं, आप इसको क्रोध कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? अ फीलिंग ऑफ डीप एंड बिटर एंगर एंड इल विल इज कॉल्ड रिजेंटमेंट। अंडरस्टैंड? इसका मतलब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। रिजेंटमेंट, बिटरनेस, बिटरनेस किससे रिलेटेड है? नाराजगी से रिलेटेड है। जहाँ मनमुटाव होता है दो लोगों में, उसको, जहाँ द्वेष भावना पैदा होती है उसको हम, जहाँ रोष पैदा होता है उसको रिजेंटमेंट कहते हैं। ठीक है? तो रिजेंटमेंट में क्या होता है? नाराजगी होती है, सामने वाला आपसे चिड़चिड़ाने लगता है, गुस्सा होने लगता है, यानी उसको अच्छी फीलिंग्स नहीं आती, उस चीज़ को लेकर के बैड फीलिंग्स आती हैं। तो जो बैड फीलिंग्स हैं, जो हार्ड फीलिंग्स हैं, यानी कि जो कहते हैं ना कि एक्रिमोनियस, एक्रीमनी, क्राइम किया मनी के लिए, ठीक है, तो वहाँ की जनता उग्र हो गई, लाल पीली हो गई। तो यही चीज़ आपकी जो डिससेटिस्फिकेशन से रिलेटेड है, यही आपकी बिटरनेस है। मैंने एक बार और एक वर्ड बताया था, पीके, यानी कि पी के मेरे अंदर पता नहीं क्या होता है, बट मेरे अंदर अच्छी फीलिंग्स नहीं आती हैं, जॉन्डिस वाली फीलिंग आती हैं, शत्रुता वाली फीलिंग आती है, एनिमोसिटी वाली फीलिंग आती है। बताया था एनिमल से सिटी वाले लोग दोस्त देश भावना रखते हैं, तो एनिमोसिटी। अगर मैं आपसे बात करूं कि सिनोनिम कैसे पूछे जाते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे कितनी भी दूर का रिश्ता हो, ठीक है, तो यहाँ क्रोध है और यहाँ एनिमोसिटी है। एनिमोसिटी का मतलब शत्रुता से रिलेटेड है, एनिमल और सिटी वालों के बीच में शत्रुता होती है। तो वहीं इफ़ आई टॉक अबाउट कि क्रोध, तो क्रोध और शत्रुता दोनों वर्ड्स आपको अलग लग रहे होंगे, बट क्रोध का ही सिनोनिम है शत्रुता। वेयर देयर इज, जहाँ आपको गुस्सा आता है किसी चीज़ पे, तो इसका मतलब गुस्सा तब आया जब आप उसके अकॉर्डिंग नहीं थे, या वो आपके अकॉर्डिंग नहीं था, जहाँ विचार नहीं मिले, मामला बिगड़ गया। और जब मामला बिगड़ जाता है तो सामने वाले पे एंगर आता है, गुस्सा आता है। वही गुस्सा, वही अप्रसन्नता, वही इंसल्ट आपको दुश्मन बनाती है, और वहीं शत्रुता स्टार्ट हो जाती है। दैट्स वाई वी कैन से दैट रिजेंटमेंट का शत्रुता आपका आंसर हो जाएगा। राइट? यही आपका बिटरनेस है। इज दैट क्लियर? इसके साथ इंडोर्समेंट, मैं जो इंदौर से सीमेंट लेके आया हूँ उसका सब लोगों को समर्थन करना पड़ेगा। इंदौर से मैं सीमेंट लेके आया हूँ, यहाँ लिख रहा है इंदौर, इंदौर, इंदौर से मैं जो सीमेंट लेके आया हूँ, इंदौर से मैं जो सीमेंट लेके आया हूँ, उसका आपको समर्थन करना पड़ेगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस, और आपको उस चीज़ का अप्रूवल देना पड़ेगा, यानी कि आप उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, ओपोजिशन में नहीं रख सकते। द एक्ट ऑफ एंडोर्सिंग इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। इज दैट क्लियर? मतलब एक तरह से आपका समर्थन, यानी समर्थन बोले तो अप्रूवल, अप्रूवल यानी कि आपने मान लिया है, आपने वैलिडेशन कर दिया है, पुष्टि कर दी है, जस्टिफिकेशन कर दिया आपने, आपने सपोर्ट कर दिया है, वही आपका एंडोर्समेंट कहलाता है। तो एंडोर्समेंट कैन बी बोले तो क्या? एक्सेप्टेंस, यानी एक तरह से द एक्ट ऑफ गिविंग वंस पब्लिक अप्रूवल और सपोर्ट टू समवन। ठीक है, तो वही सपोर्ट, वही अप्रूवल आपका एंडोर्समेंट कहलाता है। ये बहुत बार आया है, इसमें बस आपको अप्रूवल ध्यान रखना है, एग्रीमेंट ध्यान रखना है, राजीनामा अफर्मेशन ध्यान रखना है, कि अप्रूवल अफर्मेशन को ही एंडोर्समेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसके साथ साथ राइट,
विंगर। तो ये जो राइट विंगर है इसका मतलब होता है राइटिस्ट या प्रिजर्वर। राइट बोले तो सही, सही विंगर। इसका मतलब क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं। दक्षिणपंथी आपने सुना है, अ मेंबर ऑफ अ राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी, उसको कहते हैं दक्षिण, जैसे वामपंथी दक्षिणपंथी इस तरह से सुना होगा आपने। तो ये जो राइट विंगर होता है ये राइटिस्ट होता है, प्रिजर्वर होता है। राइट और उधर ही यहाँ देखो राइट और ये लेफ्ट, वामपंथी दक्षिणपंथी ऐसे। तो व्हाट इज राइट विंगर, यानी अ पर्सन हु सपोर्ट्स और बिलोंग्स टू द कंजर्वेटिव और रिएक्शनरी सेक्शन। मैं आपको बता दूं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उसका सिस्टम हो, उसका जो सपोर्ट करने वाला ये व्यक्ति होता है या उससे जो बिलोंग करता है वो आपका राइट विंगर कहलाता है। इज दैट क्लियर? ये बहुत ही आसान सा वर्ड था। एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म का मतलब डॉगमेटिज्म, सिद्धांत से रिलेटेड है, हैट्रिड घृणा से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे एक्सट्रीम वर्ड आ रहा है इसमें, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है? हद से ज़्यादा, है ना। तो वहीं जहाँ जैसे ये हेट्रेड है, बोले तो रेड कलर मेरे हेट का कारण बनता है, क्योंकि वहीं जहाँ चीज़ आपके फेवर में नहीं होती है, आपके मॉडरेशन से बाहर होती है, वहीं एक्सट्रीसिज्म आता है, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं अतिवाद, मतलब ज़्यादा हो गया। तो अतिवाद हम कह सकते हैं, अतिवाद। और अतिवाद ही आपकी उग्रवाद होती है, उग्रवाद, अतिवाद, उग्रवाद। ठीक है, तो उसको कहते हैं आ गया ना, इसमें एक्सट्रीम वर्ड आ रहा है, बस इसी से बात समझ में आ रही है, एक्सट्रीम वर्ड आ रहा है, बस यही इंपॉर्टेंट है। इसी को आपको ध्यान में रखना है। मतलब हम कह सकते हैं जो एक्सट्रीमिज्म है, एक्सट्रीमिज्म जो है, इट मीन्स वी कैन से दैट टेंडेंसी टू बी एक्सट्रीम और यूज एक्सट्रीम मीजर्स। राइट, पॉलिटिकल से रिलेटेड है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला वर्ड है शक्कर। बोले तो मुझे शक्कर खाने का बड़ा मन करता है, इसलिए शक्कर लाने वाला मुझे एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा जो मेरी सहायता करे। तो शक्कर जो होती है, कड़वी चीज़ों में डाल दो तो वो आपकी सहायता करेगी। इसका मतलब जैसे आपको जूस पीना है, किसका? करेले का, और करेले में आपने शक्कर डाल दी तो परेशानी में सहायता मिल गई आपको। तो शक्कर जो होती है, राइट, वो परेशानी में सहायता करने वाली चीज़ होती है। परेशानी में सहायता, परेशानी में सहायता, उसको हम शक्कर कहते हैं। राइट, और जो हर्ट करे, जो ऑब्स्ट्रक्शंस दे आपको, तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। बोलो यस और नो। तो यानी कि एक ऐसा असिस्टेंस दैट इज हेल्पिंग यू इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी इज कॉल्ड शक्कर, है ना। तो शक्कर हमेशा ऐसी स्थिति में आपकी मदद करती है। तो ये आपकी राहत है, ये आपकी सहायता है। राइट, यानी कि ये आपकी हेल्प है, तो आप इसको हेल्प कह सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ साथ हम ये आज का सेशन समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा अच्छा, क्या हुआ?